युग बदला, इतिहास बदला, लेकिन किताबों ने हमेशा सच का साथ पकड़ा। किताबें समाज का आईना होती हैं। नमस्कार दोस्तों, रात का रिपोर्टर में मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। इसके पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरा हौसला जरूर बढ़ता है। कभी अगर मेरा वीडियो ना आए तो समझ लीजिए या तो मैं कोई किताब लिखने में बिजी हूं या फिर कोई किताब पढ़ने में बिजी हूं। मेरी दो किताबें जो लगभग 200-200 पृष्ठों की है, उनमें से एक किताब लगभग अंतिम चरण में है। तो सब्सक्राइबरों को मैं जानकारी दे दूं कि जब भी मेरी किताब पब्लिश होगी तो सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। मेरी जो दोनों किताबें हैं उनका किसी वजह से मैं टाइटल डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी छपी नहीं है। लेकिन मैं दावा करता हूं आपने एक किताब के बारे में जो सबसे पहले छपने जा रही है, आपने अतुल कुमार रॉय जी की चांदपुर की चंदा पढ़ी होगी, जो फिक्शन है, बहुत जबरदस्त है। 2023 में सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड भी लिया उसने। उससे भी ज्यादा इसमें जो भी कुछ है वो फिक्शन थी, लेकिन ये एकदम सच है जो मैंने लिखी है। हालांकि अतुल कुमार रॉय जी की बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता, मैं एक नवोदित हूं और वो एक जमे हुए प्रतिष्ठित लेखक है। तो अगर मेरी वीडियो ना आए तो समझ लीजिए मैं या तो कोई बुक लिख रहा हूं और या फिर कोई किताब पढ़ रहा हूं। मैं हाल में ही यशपाल जी का चर्चित उपन्यास झूठा सच पढ़ रहा हूं, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। काफी लंबा है, लगभग 900 से ज्यादा पेजों का है। उनका जो टाइटल है झूठा सच, वो वास्तव में उस उपन्यास को सही न्याय करता है उसके नाम के आगे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, आजादी मिलती है, तो क्या हमें जो आजादी मिली वो सच थी या झूठ? जिन लोगों से हम प्रभावित हो जाते हैं और हम उनसे प्रेम कर बैठते हैं या उनको आइडियल मान बैठते हैं, बाद में वो लोग बदल जाते हैं। तो जो उनमें पहले देखा था वो झूठ था या सच? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं पूरी पढ़ लूंगा तब बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे मेरी पढ़ी गई 25 किताबें जो समाज का आईना होती हैं। वो सब कुछ बता देती हैं और आदमी की सोच भी बदल देती हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं 25 किताबों की ओर। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरी एक और पसंदीदा बुक है एंगर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, पूर्व डिप्लोमेट अजय बिसारिया जी की है। ये बाजार में अंग्रेजी में अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसको कहीं से ऑडियो बुक के रूप में सुना है और बहुत जबरदस्त है। इसमें जो अजय बिसारिया जी हैं, जो पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं, उन्होंने एक खुलासा किया था कि 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने के अधिकारियों ने अजय बिसारिया जी को रात को 2 बजे फोन किया था कि कश्मीर पर आतंकवादी हमला होने वाला है। और इसकी खबर उन्होंने भारत की जांच एजेंसियों को दे दी थी, सुरक्षा एजेंसियों को, और हमला हुआ था। हालांकि उस दिन नहीं हुआ था, उसके 2 या 4 दिन बाद हुआ था। ये भारत की महत्वपूर्ण जो अखबार हैं, न्यूज एजेंसियां हैं, उन्होंने इस खबर को नहीं चलाया। ऐसी उसमें लगभग सैकड़ों खबरें। तो बहुत जबरदस्त बुक है, लेकिन ये अंग्रेजी में ही अवेलेबल है। दूसरी की बात करते हैं तो है द एनाटॉमी ऑफ हेट। इसको लिखा है रेवती लॉल जी ने। यह किताब गुजरात के दंगों पर तो है ही है, लेकिन इसमें जो लोगों की मनोदशा कैसे काम करती है उसके ऊपर भी लिखा है इसमें। तीसरी की बात करते हैं हिंदू कोड बिल। दुनिया जानती है, एक बार पढ़िएगा जरूर। कौन चांडाल कैसे बनता है, जो लोगों ने लिखा है पहले मनुस्मृति में जो लिखा है, किससे शादी कर लेंगे। एक शूद्र अगर एक ब्राह्मण महिला से शादी कर लेगा तो क्या नाम होगा उसका, और अगर एक शूद्र महिला से एक ब्राह्मण व्यक्ति शादी कर लेगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा उसकी जाति को, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें लिखी हैं उसने। चौथी पे आते हैं तो वो है आपका पट्टी। मनु भंडारी जी की है। जब एक मियाँ बीवी में तलाक होता है और उनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की मनोदशा क्या कहती है। इतनी मार्मिक कहानी है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते जाने कितनी बार होंगे और महसूस करेंगे आप। 5वीं है
ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जाति व्यवस्था। छठवीं है द रॉयल स्कैंडल, इसको लिखा है रसीमा स्वरूप वर्मा जी ने। ये कहानी है एक अंग्रेज अधिकारी जो हैदराबाद के निजाम थे, उनके शासन के समय पर उस अधिकारी की नियुक्ति होती है हैदराबाद के उसमें सरकार के अंदर। तो वहां पर वो उनके परिवार की एक बेटी से प्रेम कर बैठता है। बहुत जबरदस्त कहानी है। लेकिन वो अधिकारी किसी कारणवश बाहर यूरोप जाता है या फिर कलकत्ता जाता है और वहां से लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता है। उसकी कब्र कलकत्ता में और उसकी पत्नी यहाँ मर जाती है हैदराबाद में, तो उसकी कब्र वहां। बहुत जबरदस्त मार्मिक कहानी है, पढ़िएगा जरूर, आपको पढ़नी चाहिए आपको जरूर, द रॉयल स्कैंडल। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान मेल 7वें नंबर पे। खुशवंत सिंह जी ने लिखा है पाकिस्तान से कैसे भर भर के लाशों की गाड़ियां आई थी। 8वें नंबर पे चलते हैं तो वो है अग्निपुंज, चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी जीवनी। इसको लिखा है सुधीर विद्यार्थी जी ने। अगर आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी उनके बचपन से लेके उनके शहीद होने तक। जैसे कि जो किसी जाति के धर्म के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें मैंने पढ़ा है तो अंग्रेजों के अगर चाटुकार थे तो वो थे एक अपने आप को उच्च पर रख के कहने वाले। शिवपुरी के खनिया दाना राजशाही परिवार के एक व्यक्ति थे। तो जब आजाद जी वहां पर गए किसी कारणवश, तो उन्होंने वहां पर निशाना लगाया, बंदूकबाजी का निशाना हो रहा था, तो उनका निशाना जबरदस्त बैठा। तो राजशाही के जो थे सदस्य मुख्य, उन्हें लगा कि ये व्यक्ति कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, तो उनकी छानबीन करने की कोशिश की गई ताकि वो अंग्रेजों को बता सके। लेकिन आजाद ने अपनी प्रोफाइल को एकदम लो मेंटेन करके रखा, बोला गलती से जो भी हुआ ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह, ऐसे करके चीज। बहुत कुछ लिखा है इसमें। आगे चलते हैं इमरजेंसी, कुलदीप नैयर जी की बुक, जिसमें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बारे में सब कुछ लिखा है। कैसे करके कोलकाता के एक व्यक्ति ने और आसाम के एक नेता ने, इन्होंने मिलके, शायद कोलकाता के एक व्यक्ति थे गणेशन करके और आसाम के जो नेता थे बरुआ करके, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सलाह दी कि संविधान में आर्टिकल है, कुछ ताकतें संयुक्त रूप से करके और इमरजेंसी लगाई जा सकती। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक महिला नेत्री जो इंदिरा गांधी की काफी करीबी थी, वो इंदिरा गांधी के निवास में या उनके कार्यालय में आके उस दिन जबरदस्त तरीके से रो रही थी। तो इंदिरा गांधी ने बहुत डांटा था उनको कि ये यहाँ पर ये नाटक मत कर। आगे चलते हैं 10 नंबर पर, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब सबको पढ़ना चाहिए। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों। उनके घर वाले उन्हें पूजा पाठ करने के लिए कहा करते, और जो क्रांतिकारियों का दल था उनमें जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, वो लोग सब पूजा पाठ करते थे। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं मरने के डर से पूजा पाठ करूं तो ये गलत होगा। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, मैं नास्तिक क्यों, जरूर पढ़ना चाहिए आप। आगे चलते हैं 11 नंबर पे, बाबू जगजीवन राम, जो पहले दलित व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद तक चले गए, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी बन जाते, किसी षड्यंत्र के तहत वो फंस गए और उनके बेटे की, उनकी प्रेमिका के साथ में जो अतरंग तस्वीर थी वो अखबार में आ गई और उनकी राजनीति खत्म हो गई। और ये सब किया था मेनका गांधी जी की एक पत्रिका है जिसका नाम है सूर्य मैगजीन, शायद। ये सब कुछ लिखा है उसमें। इसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद आलम जी। 11 और आगे बात करते हैं सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जी के बारे में आप जरूर पढ़िए। जैसलमेर के राजा ने सागरमल गोपा को कैद कर लिया था बहुत जबरदस्त तरीके से। उनकी खुद की लिखी हुई कहानियां हैं, जैसे कि जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा आदि आदि। तो इसमें एक चीज बहुत नोटिस करने वाली है सागरमल गोपा की जो जीवनी है उसमें, कि जब जैसलमेर के महाराज ने उन्हें कैद कर लिया था तो उन्होंने पढ़ने के लिए कॉपी, पेंसिल, कागज वगैरह मांगे थे जो नहीं दिए थे। लेकिन बाद में एक अंग्रेज अधिकारी उनसे मिलने आया और उन्होंने वो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई। ये बहुत सोचने वाली बात है।
कि कौन दुश्मन था कौन दोस्त था। और आगे चलते हैं तो खालिस्तान षड्यंत्र, इसको लिखा है GBS सिद्धू जी। इंदिरा गांधी जी एक समय भिंडरवाला उन्हीं के मंच पर भाषण दे रहा था, जिस मंच से इंदिरा गांधी जी भाषण बाद में दिया था। बाद में उन्होंने बोल दिया था कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती, बाद में वो व्यक्ति हाईलाइट हुआ भिंडरवाला। ये सब कुछ लिखा है उसमें। नक्सलवाड़ी, बांग्लादेश का एक छोटा सा गांव जहां से नक्सलवाद शुरू हुआ, सब उनके बारे में सब कुछ दिया गया। कहां कहां नक्सलवाद फैला, कैसे फैला, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ दिया इसके बारे में। हीरो ऑफ रेजिंग ला, चीन में जो हुआ था 1962 के समय में, वहां पर जो वहां के सैनिक थे, साहस का उनका पूरा परिचय दिया गया, कैसे उन्होंने चीन के 2000 सैनिकों को खदेड़ा और अपनी जान की बाजी लगा दी। हीरोज ऑफ रेजिंग ला, इसके ऊपर फिल्म भी आई है फरहान अख्तर की, बहुत अच्छी, जरूर देखिएगा। काकोरी कांड से जुड़ी हुई कहानी जबरदस्त है। इसमें ये लोग नहीं पकड़ते, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की हत्या हो जाती है जब क्रांतिकारी बक्से का ताला तोड़ने के लिए गोली चलाते हैं और वो गोली छिटक के जाके रेल में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को लग जाती है। और जो कंबल में बांध के वो लोग ले गए थे पैसे वगैरह, तो वो कंबल का टुकड़ा मिल गया था जो एक लॉन्ड्री पे धुलने या फ्रेश होने के लिए था। तो वहां से सारी चीजें धीरे धीरे करके कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। जरूर पढ़िएगा आप काकोरी। और है 1914 की क्रांति, इसको जरूर पढ़िएगा। बंगाल में जो रोड़ा फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, जिसको लूटा था क्रांतिकारियों ने, इसमें खुदीराम बोस के जो दोस्त हैं उनके बारे में, और जो CID ऑफिसर है हिंदुस्तान का भारतीय, उसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा, पढ़िएगा जरूर आप। आगे है 17वें नंबर पर मास्टर दास सूरसेन। बांग्लादेश जब बना भी नहीं था, तो बांग्लादेश के चटगांव में जो क्रांति हुई थी उसमें मास्टर सूरसेन की क्या भूमिका थी, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, जरूर पढ़िएगा। मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश को आजाद कराने में मुक्ति वाहिनी की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसमें उल्फा, नक्सलवादी जैसे संगठन भी मिलकर पाकिस्तान से लड़ रहे थे बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। जरूर पढ़िएगा, इसके बारे में बताया गया कैसे करके एक मैसेज आया था वहां से पाकिस्तान से कि जहाज आने वाला है ऐसे करके, लेकिन बाद में रॉ के जासूसों ने उसको डिकोड कर लिया था कि कैसे करके एक पंछी आएगा और वो बांग्लादेश में उतरेगा वगैरह वगैरह। तो उसको डिकोड करके उन्होंने, जो हुआ था, जो 2 कश्मीर के आतंकवादियों ने हवाई जहाज वो किडनैप करके उसको हाईजैक करके ले गए थे, बाद में भारत सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया था भारत की सीमा से पाकिस्तान के हवाई जहाज गुजरने के लिए। सब कुछ लिखा हुआ है मुक्ति वाहिनी वाले किताब में। आगे चलते हैं तो है तारकेश्वर तारका। ये एक बहुत चर्चित केस था। 1873 में एक मंदिर के पुजारी ने एक महिला जो शादीशुदा थी उसको बेला फुसला कर उसके साथ बलात्कार किया, बार किया। जब उसके पति को पता चलता है तो ये मामला कलकत्ता की कोर्ट में जाता है। इस मामले को देखने के लिए लोग बाग कैसे देखने के लिए आते थे, इतनी जबरदस्त भीड़ होती थी। द तारकेश्वर कांड, जरूर पढ़िएगा आप उसके बारे में। और आगे है द बैटल ऑफ बक्सर, जिसको लिखा है असीम उमेर ने। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया कैसे करके जो नवाब था बंगाल का, उसकी तोफें बारिश में भीग गई थी और ऊपर से उनका जो मीर जाफर वो धोखा दे गया था, अंग्रेजों से जान मिला था। कैसे करके हुआ बैटल ऑफ बक्सर, कैसे करके सारी जानकारी है इसके बारे में, जरूर पढ़िएगा, बहुत रोमांचित करेगी। आगे चलते हैं तो वो है बहुत जबरदस्त बुक, द डेथ ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182। जरूर पढ़िएगा आप। खालिस्तानियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 को उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। इसमें नदिया के पार में जो हीरो थे ओमकार, वो अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, बीवी बच्चों के साथ में, वो भी मारे गए।
कैसे करके जो षड्यंत्रकारी थे, खालसा ग्रुप थे, उन्होंने इस जहाज में बम विस्फोट कराया और वो कैसे करके बच गए, कनाडा सरकार ने कैसे करके उनको बचा लिया, सब कुछ लिखा है इसके बारे में। अगर आपको लड़ाइयों के बारे में पढ़ना है तो एक बार वियतनाम का युद्ध जरूर पढ़ें। अमेरिका जैसे बड़े देश ने अगर मुंह की खाई है, सबसे बड़ी हार हुई है तो वो हुई है वियतनाम के युद्ध में। वियतनाम के युद्ध की जो स्ट्रेटजी थी उसको और वहां का जो जियोग्राफी था वो और स्ट्रेटजी दोनों को मुक्ति वाहिनी ने और बांग्लादेश के लोगों ने अपने यहाँ अप्लाई किया। वहां की जियोग्राफी भी ऐसी थी, इसलिए बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से जीते। जबरदस्त है, पढ़िएगा आप वियतनाम का युद्ध। समझौता एक्सप्रेस, भगवा आतंक इसमें नाम दिया गया। कैसे करके कुछ भगवा आतंकवादी जो देवास में उन्होंने, मालेगांव में उन्होंने ट्रेनिंग ली और समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट कराया, लेकिन घूम फिर के जांच आखिरकार पता चली गया कि ये किसने विस्फोट कराया था। इसके पीछे कोई बाहरी देश का नहीं बल्कि अंदरूनी देश का एक नया नाम भगवा आतंक जिम्मेदार था। अच्छा है, पढ़िएगा आप, किसी धर्म के नजरिए से नहीं लेकिन पढ़िएगा आप जरूर। चंद्र स्वामी, नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री जी के गुरु, जो व्यक्ति एक बढ़िया परिवार में पैदा हुआ, शायद उदयपुर राजस्थान में, और उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि वो खगोशी जैसे व्यक्ति से और डी गैंग जैसे व्यक्ति से मिला और ब्रुनोई के सुल्तान जैसे व्यक्तियों से मिला, और उसने 1991 में जब आर्थिक संकट हुआ तब उसने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को सलाह दी कि मेरा ब्रुनोई के सुल्तान से एक काफी अच्छा वो है, अगर आप चाहें तो मैं वहां से सोने का एक जहाज भर के मंगवा सकता हूँ। इस बारे में जब मिस्टर राव प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह जी से सलाह मांगी तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर देश का आदमी हमें मदद करेगा आर्थिक, तो हम उसके गुलाम भी हो सकते हैं, इसलिए मैं ही कुछ करूंगा। उन्होंने मार्गरेटा थैचर के बारे में और भविष्यवाणी की थी जो सच हुई थी वगैरह वगैरह, लेकिन उनका अंत बाद में बहुत बुरी तरीके से हुआ। जरूर पढ़िएगा आप उसको। 25वें और लास्ट नंबर पे है ऑपरेशन कश्मीर प्रिंसेस। रॉ के पहले चीफ RN काउ, रामनाथ काउ ने लिखा है इसके बारे में, कैसे करके चीन का एक डेलीगेशन, उसके लिए मीटिंग होनी थी भारत के लोगों से और उसमें विस्फोट हुआ, लेकिन जो वहां के प्रधानमंत्री थे झाऊ, वो बच गए थे क्योंकि वो आए नहीं थे, उन्हें कहीं से अंदर से इनपुट मिल गया था कि कुछ होने वाला है। तो इसकी जांच जवाहरलाल नेहरू जी ने काउ को दी थी, तब उसका रॉ का गठन भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने हांगकांग में जाके इनके पूरे केस के जो तार जुड़े हुए थे वहां के जाके, तब वो ब्रिटिश शासन के आधिपत्य में था हांगकांग, तो सब कुछ उन्होंने पता किया। बहुत सारी जानकारी इसमें, द ऑपरेशन कश्मीर प्रिंसेस, जरूर पढ़िएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी मेरी किताबों की तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।